अंतरिक्ष में पहली उड़ान। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सपना कल्पना चावला से संजोया था। कोलंबिया यान अंतरिक्ष में 19 नवंबर सन 1997 से दिनांक 5 दिसंबर सन 1997 तक 16 दिन, 16 घंटे और 32 मिनट के लिए गया। कल्पना चावला को मिशन विशेषज्ञ का पद प्रदान किया गया। STS-87 में प्रमुख रोबो आर्म ऑपरेटर के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले दल में सम्मिलित किया गया। इस यान चालक दल में श्रीमती कल्पना चावला अकेली भारतीय महिला रही। उनके अतिरिक्त 4 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 यूक्रेनी यात्री थे। भारतीय मानक समय के अनुसार प्रातः 11:30 बजे STS-87 चालक दल के सदस्य नारंगी रंग के अंतरिक्ष कपड़े पहने फ्लोरिडा स्थित केनेडी अंतरिक्ष केंद्र के जांच भवन से बाहर आए। चालक दल में कुछ पुराने और नए व्यक्ति शामिल थे। कमांडर केविन R0 क्रेगल तीसरी बार और विंसटन E0 स्कॉट अभियान विशेषज्ञ के रूप में दूसरी बार यात्रा कर रहे थे। चालक दल के शेष 6 सदस्य पहली बार यात्रा में सम्मिलित किए गए। अभियान विशेषज्ञ कल्पना चावला, पायलट स्टीवन W. लिंडसे और तकाओ दोई तथा पेलोड विशेषज्ञ के रूप में लियोनिद K0 कदेन्युक थे। कंप्यूटर द्वारा समय की उल्टी समाप्त हुई और 0 का निर्देश दिया गया तो अचानक भयानक गर्जना होने लगी और सैकड़ों टन भार वाला शक्तिशाली कोलंबिया यान ऊपर उठा। कल्पना चावला अपने साथियों के साथ अपने सपने को साकार करती हुई अंतरिक्ष की ओर उड़ चली। बहुत तीव्र वेग से आग की लपेटें छोड़ता हुआ रॉकेट कुछ ही सेकंड में नेत्रों से ओझल हो गया, केवल अग्निज्वाला ही दिखाई दे रही थी। अंत में उस ज्वाला ने भी एक बिंदु रूप लिया। इन नज़ारों को संपूर्ण विश्व टेलीविजन पर देख रहा था। रॉकेट 3 खंडों वाला था। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पहला खंड, 260 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद दूसरा खंड और 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद तीसरा खंड भी अलग हो गया। अब कोलंबिया स्पेस शटल द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ईंधन से 3 इंजनों की मदद से उड़ रहा था। कल्पना के लिए रोबो आर्म ऑपरेटर का कार्य चुनौतियों से भरा हुआ था। उन्हें कमांडर और पायलट की मदद हेतु शटल प्रणाली में आई खराबी को ठीक करना और कक्षा में विभिन्न प्रयोग करना था। उनका कार्य उड़ान के अंतरिक्ष में पहली उड़ान बाद से ही आरंभ हो गया। उड़ान भरते समय की अजीब सी संवेदनशील और असुविधाजनक अनुभूति के होते हुए भी कल्पना को प्रोपेलेंट रखने वाले टैंक के चित्र लेते रहना था, जो 21 मिनट तक लेने थे, क्योंकि उसके बाद टैंक दिखाई नहीं देते। कोलंबिया शटल ने जैसे ही पृथ्वी पर चक्कर लगाना आरंभ किया, वैसे ही सभी यात्रियों का वजन अचानक गायब हो गया। वे सभी भारहीन हो गए। उन्हें बड़ा अजीब सा अनुभव हुआ। भारहीनता की स्थिति में कोई भी वस्तु न तो सीधे ऊपर की ओर जाती है और न औंधी या उल्टी। अंतरिक्ष यान में छत, फर्श और दीवारें तो होती हैं, परंतु भारहीनता की स्थिति में कभी-कभी छत पर अपने पैर टिकाना अधिक सुविधाजनक होता है। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण बिस्तर बिछाकर सोना भी संभव नहीं होता है। इसलिए यात्री छत के साथ टंगे हुए अपने अपने स्लीपिंग बैग में सोते हैं। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में पानी या किसी पेय पदार्थ को पीने में एक अनुभूति होती है, क्योंकि वहां न तो गुरुत्व बल है और न ही पानी में भार। अतः गिलास में पानी पीना संभव नहीं होता है। गिलास को चाहे कितना ही तिरछा या उल्टा कर दें, पानी बाहर आएगा ही नहीं। इसलिए अंतरिक्ष में पानी पीने के लिए क्लिप लगे स्ट्रॉ का प्रयोग किया जाता है। एक बार यान में गलती से पानी नली से बाहर आ गया था। वह पानी कक्ष में गोला बनकर उड़ने लगा। यदि वह गोला अंतरिक्ष यान के किसी हिस्से या भाग से टकरा जाता तो स्थिति बहुत चिंताजनक हो सकती थी। इसलिए एक यात्री ने उस पानी को मुंह से पीकर स्थिति को भयानक होने से बचा लिया। कल्पना चावला शाकाहारी थीं, इसलिए उनके लिए विशेष प्रकार का शाकाहारी भोजन तैयार किया जाता था। भोजन तापसह, जल मिश्रित, विकिरण से उपचारित होता था। दिन में 3 बार भोजन से उन्हें 2700 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती थी। इसके अलावा यात्रियों की दिनचर्या भी व्यवस्थित होती थी।
जिससे कार्य और आराम के लिए पर्याप्त समय मिल जाता था। वहां स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल गीले तौलिए से अपने शरीर को पोंछा जाता था। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद सबसे पहले सूर्य का अध्ययन करने वाले स्पार्टन उपग्रह को कोलंबिया स्पेस शटल से छोड़ा। स्पार्टन में कुछ खराबी आ गई और वह गलत ढंग से घूमने लगा। उसे पकड़कर स्पेस शटल में लाया गया और उसमें आई गड़बड़ी दूर की गई तथा पुनः अंतरिक्ष में उसका प्रक्षेपण किया गया। अब स्पार्टन अच्छी तरह काम कर रहा है। अंतरिक्ष में सूर्य गड़गड़ाहट के साथ उदय होता है। हर बार सूर्योदय और सूर्यास्त में केवल कुछ ही सेकंड लगते हैं, परंतु उस दौरान में कम से कम 7 रंगों की पट्टियां आती और चली जाती हैं। ये पट्टियां चमकीले लाल रंग से लेकर बेहद चमकीले और गहरे नीले रंग तक की होती हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त हमेशा एक जैसा नहीं होता है। पट्टियां इंद्रधनुष जैसी नहीं होती हैं। उन पट्टियों के रंग हर बार परिवर्तित होते रहते हैं और उनकी चौड़ाई भी बदलती रहती है। अंतरिक्ष में एक दिन में सूर्य 16 बार उदय तथा 16 बार अस्त होता है। सूर्य के रंगों में बदलाव का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कण हैं, जो सूर्य की किरणों का मार्ग बदल देते हैं। जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषण होता है, वहां सबसे अधिक शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाई पड़ते हैं। अंतरिक्ष में अचानक ही रात आ जाती है। कल्पना चावला ने अंधेरे में ही लगातार पृथ्वी के चित्र लिए, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता था कि पृथ्वी किस ओर है। पृथ्वी का पता लगाने की विधि यह है कि सितारों की पूरी श्रृंखला पर दृष्टि डालने पर जहां से श्रृंखला टूटी दिखाई दे, वहीं से सितारों की रोशनी में अवरोध डालने वाली पृथ्वी होगी। जब कल्पना चावला से अंतरिक्ष में संपर्क स्थापित करके पूछा गया कि उन्हें अंतरिक्ष में कैसा अनुभव हो रहा है, तो उन्होंने बताया, यहां तो सितारे ही सितारे दिखाई देते हैं, परंतु ऐसा लग रहा है कि यह सब सपने जैसा है। उन्होंने बताया कि वह 1-1.5 घंटे में पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेती हैं। कल्पना ने अपने प्रथम मिशन में पृथ्वी के 252 चक्कर लगाए। जैसे ही अभियान का 16वां दिन आया, वैसे ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने यान से उतरने से पहले जेट आदि की जांच आरंभ कर दी। उन्हें 24 घंटे बाद यानी 6.20 पर सुबह फ्लोरिडा में कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र में उतरना था। अंतरिक्ष से 5 दिसंबर सन 1977 को वापसी की यात्रा आरंभ हो गई। कोलंबिया स्पेस शटल नीचे आने लगा। अचानक जोरों की गर्जना की आवाज सुनाई देने लगी, जो लगातार तेज होने लगी। यह शोर शटल के चारों ओर हवा के टकराने से उत्पन्न होने वाली गूंज का था। बड़े ही सहज ढंग से कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर उतर गया। प्रातः 6.20 पर अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। अंतरिक्ष यान के सही सलामत उतरने पर लोगों ने भगवान का शुक्रिया किया। अंतरिक्ष यात्रियों को भारहीनता के कारण अपने आप को संभालने में समय लगता है। उन्हें सांस लेने में कठिनाई अनुभव होती है। कुछ समय पश्चात कल्पना चावला और उनके सहयोगियों को अपने परिवार वालों से मिलने दिया। सभी यात्रियों के सकुशल लौटने पर उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया। उनके सम्मान में एलिंगटन हवाई अड्डे पर नासा द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। भारत में कल्पना चावला और उनके पति हैरिसन का भव्य स्वागत किया गया। उनकी सफलता के बारे में एक पत्रकार ने कल्पना से पूछा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगी? आपको सबसे अधिक किस व्यक्ति ने प्रेरित किया? श्रीमती कल्पना ने अपने जवाब में कहा, मेरी सफलता के पीछे एक नहीं, कई लोगों का हाथ है। सबसे पहले मैं अपनी बड़ी बहन सुनीता का नाम लूंगी, फिर मेरे स्कूल की अध्यापिकाएं, जिन्होंने मुझे बचपन से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके बाद PEC के प्रोफेसर, जिन्होंने मेरे जीवन को संवारने में पूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ही मुझे अमेरिका जाने में बहुत सहायता की थी। अमेरिका पहुंचकर वहां के प्रशिक्षकों और मेरे पति के पूर्ण सहयोग से ही अंतरिक्ष पर जाना संभव हुआ।
इसके तुरंत बाद दूसरे पत्रकार ने उत्सुकतावश कल्पना से पूछा, आपको किस आधार पर नासा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया? इस पर कल्पना ने मुस्कुराकर कहा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना जाना एक बात है और लक्ष्य को प्राप्त करना दूसरी बात। सच तो यह है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान बात नहीं है। जहां तक मेरे चुने जाने की बात है, तो मुझे पता नहीं कि नासा ने किस आधार पर चुनाव किया है, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान यह चर्चा होती थी कि उम्मीदवारों के बीच टॉस किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करना कठिन कार्य था, क्योंकि सभी उम्मीदवार अपने अपने गुणों और प्रतिभा में माहिर थे। कुछ समय बाद अंतरिक्ष यात्रियों को नया दायित्व सौंपा गया और इस प्रकार कल्पना चावला ने फिर से नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। कल्पना चावला कहती, कोई भी राह कठिन नहीं है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। हमें बस साहस और आत्मविश्वास से उसे हासिल करना है। अपने उद्देश्य को सम्मुख रखकर कार्य करो। इतना समझ लो कि कोई भी राह सफलता के लिए आसान नहीं है। विघ्न बाधाएं पार करने के बाद ही सफलता मिलती है। यदि कल्पना चावला को भारत में अंतरिक्ष यात्रा के लिए सुविधाएं उपलब्ध होती, तो वह कभी भी अमेरिका न जाती। उनका सपना अमेरिका नहीं, बल्कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने का था। वह शरीर से अमेरिका में अवश्य थीं, परंतु उनका मन सदैव भारत की आत्मा में बसा हुआ रहता। इसलिए वह कभी भी स्वयं को पूरी तरह एक अमेरिकन नागरिक नहीं मानती। वह अमेरिका में अपने दोस्तों को अपना परिचय देते हुए कहती, आई एम कल्पना चावला फ्रॉम करनाल, इंडिया। आरोप की पुष्टि। अंतरिक्ष यात्रा में जीवन सदैव खतरों से भरा रहता है। नासा केंद्र अंतरिक्ष की छोटी से छोटी गतिविधि पर भी नजर रखता है। यही नहीं, उन गतिविधियों को देखा व अभिलेखित भी किया जाता है। कभी कभी उसे सार्वजनिक भी कर दिया जाता है। जब कल्पना चावला अपनी पहली उड़ान के लिए STS-87 में गई थीं, तो अभियान का मुख्य लक्ष्य स्पार्टन उपग्रह 20104 सौर भौतिकी अंतरिक्ष यान को स्थायित्व प्रदान करना था, जो सूर्य की बाह्य परतों में उष्णता का अध्ययन कर सके। इस उपग्रह के निर्माण में $10 मिलियन की राशि लगी। इसे 18वीं परिक्रमा के दौरान स्थापित करना और 92वें परिक्रमा में वापस लाना था। इस स्वचालित अंतरिक्ष यान को 2 दिन तक स्वतंत्र रूप से घूमकर शटल द्वारा दोबारा पकड़े जाने तक सूर्य के बाह्य वातावरण का पूर्व निश्चित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम चलाना था। परंतु जब स्पार्टन स्थापित किया गया, तो वह छोटे से कंप्यूटर द्वारा संचालित करने में असफल रहा, जिससे यह संकेत मिला कि उसकी सांकेतिक प्रणाली ठीक से कार्य नहीं कर रही थी। जब यह उपग्रह आगे न बढ़ सका, तो अंतरिक्ष यात्रियों ने यान के 50 फीट लंबे रोबोटिक बाजू को उसे ठीक करने के लिए प्रयोग किया। किन्हीं अस्पष्ट कारणों से वह पुनः पकड़ने की बजाय दूर खिसकता गया। इस संदर्भ में कल्पना चावला ने अपनी यात्रा से वापस लौटने के बाद CA को बताया था, जब हम उस उपग्रह के निकट जाने लगे, तो वह हल्का होने के कारण घूमने लगा। मैंने दोबारा से उसे पकड़ने की कोशिश की और कमांडर तथा पायलट ने स्पार्टन की रफ्तार के बराबर लाने के लिए परिक्रमा लगाई, जिससे वह स्पार्टन की गति के अनुसार चल सके, परंतु हम उनकी गति को संचालित न कर सके। अतः हमें वह छोड़ना पड़ा। इस घटना से कल्पना चावला के विरुद्ध प्रत्यभियोगात्मक आरोपों को उछाला गया। नासा द्वारा इस प्रकरण की जांच कराने की घोषणा पहले ही कर दी, जब वह अंतरिक्ष यात्रा में ही थी। इस दौरान स्पार्टन का वैज्ञानिक अभियान समाप्त हो गया, परंतु नासा की इच्छा थी कि अंतरिक्ष यात्री स्पार्टन को ठीक करने की पूरी कोशिश करें, जिससे उसे किसी अन्य अभियान के साथ भेजा जा सके।
अंततः यह निर्णय लिया गया कि अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री विंस्टन स्कॉट और जापानी अंतरिक्ष यात्री तकाओ दोई अंतरिक्ष में बाहर चलेंगे और अपने दस्ताने पहने हाथों से 3000 पाउंड के उपग्रह को पकड़ेंगे। इस घटना से नासा की कठोर प्रणाली का आभास होता है, क्योंकि वहां छोटी सी भूल भी अक्षम्य होती है। कल्पना चावला ने नासा द्वारा लगाए गए आरोपों को स्वीकार तो किया, पर वह किसी प्रकार के दबाव में नहीं आईं। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और लगन से सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। कुछ समय बाद जब नासा की रिपोर्ट में उसकी भूल को अनदेखा कर दिया गया, तो उसका दृष्टिकोण सही पाया गया। कल्पना ने बताया, नासा की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि स्पार्टन उपग्रह और कंप्यूटर प्रणाली में काफी गड़बड़ी थी। नासा की जांच कल्पना चावला के हित में हुई। कल्पना चावला अभी अपनी प्रथम यात्रा को ठीक से भुला भी नहीं पाई थी कि उन्हें नासा द्वारा फिर से अंतरिक्ष यात्रा पर भेजने का निमंत्रण मिला तो वह प्रसन्नता से खिल उठीं। अंतरिक्ष की दूसरी उड़ान। कल्पना चावला को सन 1998 में शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेशन फ्लाइट क्रू के साजो सामान का उत्तरदायित्व दिया गया। उन्हें सन 2000 में STS-107 के चालक दल में सम्मिलित किया गया। पहले अंतरिक्ष यात्रा की तारीख अगस्त 2001 रखी गई, परंतु बाद नासा द्वारा 16 जनवरी सन 2003 को निश्चित किया गया। अंतरिक्ष यान STS-107 कोलंबिया ही रखा गया। गणना आरंभ हुई और कोलंबिया में बैठे यात्रियों ने अपने अपने हेलमेट बंद कर लिए। इंजन स्टार्ट हो चुका था, बस इंतजार था केवल संकेत मिलने का। कंप्यूटर पर 0 होते ही यान उड़ चला अंतरिक्ष की ओर। STS-107 का चालक दल बहुत ही बेहतरीन दलों में से एक था। अब तक नासा ने अंतरिक्ष में शटल प्रशिक्षण के क्षेत्र में काफी उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी। कल्पना चावला को अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के समय भाई संजय को छोड़कर बाकी पूरा परिवार विदाई देने के लिए भारत से फ्लोरिडा पहुंच गया था। ऐसा लगा मानो नियति ने कहीं न कहीं यह संदेश दिया कि यह यात्रा कल्पना की आखिरी यात्री न हो। इस बार की यात्रा में मिशन स्पेशलिस्ट कल्पना चावला के साथ 6 अन्य साथियों में पायलट विलियम सी मैककूल, वैज्ञानिकों में कमांडर कालिस्की हसबैंड, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन तथा पेलोड कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल थे। कर्नल माइकल पी एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट लॉरेल बी क्लार्क और पेलोड स्पेशलिस्ट इलान रेमीन भी शामिल थे, जो इजराइल द्वारा पहली बार इस अभियान में शामिल हुए। यह एक ऐसा अद्भुत सम्मिश्रण जो यान में विश्व भर की धर्मनिरपेक्ष भावना को समाहित किए हुए था। सभी सदस्य भली भांति जानते थे कि उनकी यह यात्रा खतरों से भरी हुई है, परंतु उनके मन में तारों में छिपे ज्ञान को प्राप्त की चाह ने सारा डर भगा दिया। दल को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक समय में 4 यात्री एक साथ सो सकते थे। एक दल सुबह से दोपहर तक तथा दूसरे दल रात्रि में आराम करता। कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा में दल को मानव के लिए उपयोगी 80 से ज्यादा प्रयोग रात दिन में 0 गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में करने थे। इसके साथ साथ उन्हें प्रोटॉनों और मनुष्य में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना था, जो पृथ्वी के वायुमंडल पर नहीं किए जा सकते। वहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में फेफड़ों और हृदय की स्थिति का अध्ययन करना तथा नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभावों को भी देखना था। कल्पना चावला का अंतरिक्ष दल चींटियों, मकड़ियों, रेशम के कीड़ों, मछलियों, मधुमक्खियों तथा तरंगों पर भी अध्ययन करना रहा। इस बार कोलंबिया अभियान का विशेष महत्व कैंसर जैसे अन्य भयानक रोगों के इलाज की खोज करना था। अंतरिक्ष में हो रहे वैज्ञानिक प्रयोगों पर नासा द्वारा पल पल नजर रहती। सारी गतिविधियों पर कैमरा एकटक नजर रखे हुए धरती पर चित्रों को भेज रहा था।
अंतरिक्ष में हो रहे यात्रियों की बातचीत को भी रिकॉर्ड किया गया। अंतरिक्ष यात्री प्रसन्न नजर आ रहे थे। कल्पना चावला ने जनवरी 2003 में उड़ान से पूर्व नासा के साथ अपने साक्षात्कार में बताया था, आज विश्वास नहीं हो रहा है कि सभी देश मिलकर इस अनुसंधान को पूरा करने में लगे हैं। यान में एक साथ जाना और सहभागी होना ही कम संतोषजनक बात नहीं है। कल्पना चावला अपने साथ बहुत से स्मृति चिन्ह एवं वी.सी.डी. एक प्रकार की ऑडियो म्यूजिक सीडी भी ले गई थी। ये वी.सी.डी. नुसरत फतेह अली खान, रवि शंकर और हरिप्रसाद चौरसिया आदि की थी। एक एक करके दिन व्यतीत होने लगे और आखिर 14वां दिन भी आ ही गया। इस दिन पत्रकारों को भी बुलाया गया। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस अभियान की सफलता पर सभी यात्री बहुत प्रसन्न थे। अंतरिक्ष यात्रियों ने 31 जनवरी के दिन अंतरिक्ष को निहारा और उगते सितारों पर दृष्टि डाली। वहां पर कहीं भी हवा, पानी और रोशनी दिखाई नहीं दी। मनुष्य का स्वयं का भार भी अंतरिक्ष में शून्य हो जाता है। परंतु यान लगातार बढ़ता हुआ धरती के चक्कर लगा रहा था। वह धरती से 277 किलोमीटर की दूरी पर था और उसने अब तक 760 घंटों में धरती के 252 चक्कर लगा लिए थे। सभी अंतरिक्ष यात्री अपना अपना सामान एकत्र करने लगे। सारी तैयारी होने के बाद धरती पर संदेश भेजा गया, हमने योजनानुसार सारा कार्य पूरा कर लिया है। आपके संदेश की प्रतीक्षा है। कुछ देर बाद वापसी का आदेश मिलते ही ध्वनि से भी 18 गुना तेज गति से चलता हुआ यान ह्यूस्टन के रनवे की ओर बढ़ चला। देहावसान। जब अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस आने का आदेश दिया तो कमांडर रिक हसबैंड और अन्य सभी यात्री बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार धरती पर भी ह्यूस्टन स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के कंट्रोल रूम में यान का नियंत्रण कर रहे नियंत्रक बड़ी सावधानी से कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए रहते। वह कोलंबिया यान के यात्रियों के साथ माइक्रोफोन द्वारा संपर्क बनाए हुए थे। कंट्रोल रूम से बाहर उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी जा रही थी कि STS-107 यान अपना मिशन सफलतापूर्वक खत्म करने के बाद पृथ्वी की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। यह समाचार सुनते ही लोग स्पेस सेंटर कक्ष की ओर भागे ताकि वह उन जांबाज यात्रियों का स्वागत कर सके। अचानक 9:20 अमेरिकन समय पर उद्घोषक ने यह घोषणा की कि यान का नासा के नियंत्रक कक्ष से संपर्क टूट गया है। उस समय यान धरती से 2,70,000 फीट की ऊंचाई पर था। उसकी गति लगभग 20,112 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वायुयान की भांति अंतरिक्ष में जाने वाले यानों में ब्लैक बॉक्स नहीं होता, जिससे आंकड़े दर्ज नहीं हो पाते हैं। केवल मिशन के सदस्य ही सकुशल धरती पर आकर अपनी सफलता या विफलता के आंकड़े देते हैं, जिनका बाद में विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। अंतरिक्ष यान से संपर्क स्थापित करने के भरसक प्रयास किए जा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। सभी यात्रियों ने एक दूसरे से पूछा, अब क्या होगा? लगता है धरती के निकट पहुंचने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यान के कमांडर हसबैंड धरती पर कंट्रोल रूम से निरंतर संपर्क बनाने का प्रयत्न करते रहे, परंतु वह असफल रहे। उन्होंने हड़बड़ाहट में कुछ बोला, परंतु वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। यान का संपर्क जो टूटा तो फिर न जुड़ा। यान को धरती पर पहुंचने में केवल 16 मिनट बाकी बचे थे। अंतरिक्ष यान के बाएं भाग में तापमान लगातार बढ़ता गया। उस भयानक गर्मी को सहन करना कठिन हो रहा था। उस समय कल्पना चावला को अपनी कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने किसी एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था, मैं फ्लाइट इंजीनियर हूं और मेरा काम है यान की सभी प्रणालियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखना।
एक अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन की सफलता के लिए जीता है और मिशन के लिए ही मरता है। एक छोटी सी चूक भी न सिर्फ मिशन को बर्बाद कर सकती है, बल्कि हम सभी को नष्ट भी कर सकती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी यात्रियों से संपर्क न बन पाया। अब तो केवल कुदरत का करिश्मा ही यान को सकुशल धरती पर भेज सकता था। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मनुष्य प्रकृति के सम्मुख असहाय हो गया। अंतरिक्ष यान का बायां डैना टूट चुका था। यान में आई इस गड़बड़ी का संकेत एकाएक मिला जब पिछले डैने से लेकर यान के अगले भाग तक कई सेंसरों ने कार्य करना बंद कर दिया। परिणामस्वरूप यान के प्रोग्राम अधिकारी रोनाल्ड डी डेहमोर ने कहा, ऐसा लगता था मानो किसी ने तार को काट दिया हो। उस समय तक यान का तापमान एकाएक बहुत अधिक बढ़ गया। अगले डैने के अग्रभाग का तापमान तो 3000 डिग्री तक जा पहुंचा था। अंततः 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान STS-107 क्षतिग्रस्त और टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर आ गिरा। इसके साथ ही कल्पना चावला और अन्य 6 यात्री भी मौत की गोद में सो गए। अंतरिक्ष यान धरती पर पहुंचने से केवल 15 मिनट पहले ही क्षतिग्रस्त हुआ। जब शटल का टूटना आरंभ हुआ तो इस बात का पता ही नहीं चला कि यान से कोई बाहरी वस्तु टकराई थी। वास्तव में उड़ान के आरंभ में ही फोम का एक टुकड़ा टूट गया था और उसको सुधारने में सावधानी नहीं बरती गई। यही फोम का टुकड़ा इस दुर्घटना का मुख्य कारण था, क्योंकि इससे तापकवच टाइलें क्षतिग्रस्त होकर टूट गई और गिरने लगी। तापमान बढ़ने से एल्यूमिनियम भी पिघलने लग गया। यान के भीतर के तापमान में भी वृद्धि होने लगी, जिससे उड़ान नियंत्रण प्रणाली विफल हो गई और उसने कार्य करना बंद कर दिया। इसके साथ साथ यान को भी नियंत्रण में रखना कठिन हो गया और वह टूटकर धरती पर जा गिरा। यान के टुकड़े अमेरिका के 2 राज्यों टेक्सास और लुसियाना में चारों ओर बिखर गए। इस प्रकार एक सफल अभियान देखते ही देखते असफल अभियान में परिवर्तित हो गया। यदि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ 50 फुट लंबी रोबोट बाह को साथ ले जाते तो उस बाह में लगाए गए कैमरे की सहायता से यान में होने वाली गड़बड़ी को ठीक किया जा सकता था। परंतु ऐसा न हो सका। नियति को जो मंजूर था वही हुआ। वह 7 यात्री अस्यम ही अंतरिक्ष में समा गए। कई दिनों बाद कोलंबिया यान के टुकड़ों को खोजते खोजते 6 फरवरी को अंतरिक्ष यात्रा के आखिरी कुछ क्षणों का रेडियो डिजिटल टेप कैसेट पूर्वी टेक्सास में पैलेस्टीन में मिला। यह कुदरत का करिश्मा है कि कोलंबिया यान 2 लाख फुट की ऊंचाई से धरती पर गिरने के बाद भी कैसेट मिल गया। उस कैसेट में 18 मिनट के अंतरिक्ष यात्रियों के वापस लौटने के अंतिम कुछ मिनटों के दृश्य बंद थे। इस कैसेट को देखकर यान के यात्री मौत की आशंका से बेखबर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। इस कैसेट के कुछ दृश्य इस प्रकार के थे। जब कोलंबिया यान ने वायुमंडल पर प्रवेश किया तो कॉकपिट की खिड़की से बाहर तेज रोशनी को देखकर कमांडर रिक हसबैंड ने अपने साथियों से कहा था, देखो, यहां देखो, ऐसा लग रहा है मानो किसी भट्टी में विस्फोट हो गया हो। फिर कमांडर के सहपायलट ने भी उस ओर देखा और बोले, हम अब गुरुत्वाकर्षण का भी अनुभव कर रहे हैं। उनकी बात के जवाब में कमांडर हसबैंड से कहा, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम इस समय बाहर नहीं जाना चाहोगे। कमांडर के पास बैठी हुई लॉरेल क्लार्क, जो चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी, एकदम बोली, क्या हमने ऐसा पहले भी किया था? इस पर वे सभी जोर से हंसने लगे। ऐसा लगा मानो उनकी हंसी की आवाजों से पूरा यान गूंज उठा हो। कल्पना चावला नारंगी रंग का सूट पहने थी तथा अन्य तीनों यात्री कॉकपिट में अपना कार्य कर रहे थे। यान में सवार दोनों महिलाएं कैमरे की ओर देखकर हंसी। कोलंबिया यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री 250 टेप ले गए थे, जिनमें से केवल एक टेप ही हाथ लगा। इस टेप में कैद दृश्यों का टेप आपात स्थिति का प्रथम संकेत मिलने से केवल 4 मिनट पहले ही समाप्त हो गया था। इस टेप को अंतरिक्ष यात्रियों के परिवारजनों को दिखाने के बाद सार्वजनिक कर दिया गया था। नासा के नियंत्रण कक्ष का संपर्क जिस समय कोलंबिया यान से टूटा था, उस समय वह 57 डिग्री के कोण पर था।
पृथ्वी पर उतरने से पहले यान कई पलटियां खा चुका था, परंतु उस समय तक भी ऐसा कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ था कि यान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि यान अपनी निश्चित राह पर ही चल रहा था। जब उड़ान निदेशक मिल्ट हैफलिन ने यान के टूटकर गिरने की सूचना दी, तो समस्त विश्व स्तब्ध रह गया। पृथ्वी के इतने नजदीक आकर भी यात्री अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंच सके। चारों ओर केवल निराशा और उदासी छा गई। क्षतिग्रस्त कोलंबिया यान के बिखरे मलबे से अंतरिक्ष यात्रियों के अवशेष ढूंढने के लिए लोग निकल पड़े। इस हादसे से न केवल अमेरिका अपितु संपूर्ण विश्व में मातम छा गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस और रूस में राष्ट्रीय ध्वज झुका दिया गया था। उधर भारत में चारों ओर लोग खुशियां मनाने की तैयारी में जुटे हुए थे। विशेषकर करनाल शहर तो आनंद में डूबा हुआ था। करनाल की लाडली बेटी कल्पना अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा से वापस आ रही थी। सभी बच्चों की प्यारी दीदी कुछ देर बाद धरती पर उतरेंगी। बस इंतजार था तो केवल अंतरिक्ष यान के सकुशल उतरने का। कल्पना चावला जिस टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पढ़ी थीं, उसे सजाया गया था और वहां बाजे बज रहे थे। एक ओर मिठाइयां और दूसरी ओर आतबाजियों का ढेर सजाया जा रहा था। सभी कल्पना चावला के वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। भारतीय समय के अनुसार कोलंबिया यान रात्रि को 7:27 पर एक भीषण धमाके के साथ टूटकर धरती पर आ गिरा। 1 फरवरी 2003 को यान भी और यान के यात्री भी चिर निद्रा में सो गए। इस घटना के बाद नासा के अंतरिक्ष विशेषज्ञ और भूतपूर्व कार्यकर्ता जेम्स ओ. बर्ग का कहा था कि अंतरिक्ष यान के उड़ाने भरने की अपेक्षा उसके पृथ्वी पर उतरते समय अधिक खतरा होता है। उस समय सबसे कठिन कार्य होता है यान की गति को धीरे धीरे कम करके अपने नियंत्रण में रखना, जिससे यान को पृथ्वी पर सुरक्षित उतारा जा सके। अंतरिक्ष से उतरते समय खतरा इसलिए होता है क्योंकि जब यान पृथ्वी की कक्षा पर प्रवेश करता है, तब वायुमंडल में बिखरे हुए कण यान के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और यान का तापमान बहुत अधिक बढ़ने लगता है। यह तापमान सूर्य की सतह से भी अधिक होता है। यान को इन एकत्र हुए कणों को इधर-उधर हटाना पड़ता है। तापमान से बचाव के लिए यान के बाहर चारों ओर बचाव कवच होता है, जिसमें बाहर की सतह को ठंडा रखने का प्रबंध होता है। यदि इस सारी प्रक्रिया में थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, तो यान का तापमान यकायक बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह जलकर राख भी हो सकता है। कोलंबिया यान 15 मिनट के भीतर ही एक विशाल त्रासदी बन गया। कोलंबिया एक यान ही नहीं था, उसके साथ जुड़ा था 7 अंतरिक्ष यात्रियों का अनमोल जीवन। ये सभी यात्री विभिन्न प्रकार के शोधों को पूरा करके मानव का कल्याण करना चाहते थे और उन्होंने सफलता भी प्राप्त की कर ली थी। यह सभी यात्री अब न तो नीले आकाश में जा सकेंगे और न ही धरती पर पहले की भांति नजर आएंगे। वीर पैदा होते हैं और मरते रहते हैं, परंतु जीवन अपनी गति के अनुरूप चलता है। ऐसा लगता था मानो कल्पना चावला को दूसरी अंतरिक्ष यात्रा में जाने से पूर्व अपनी मृत्यु का आभास हो गया था। कल्पना ने अपनी डायरी में लिखा था, मुझे अपने इस दूसरे अभियान में अंतरिक्ष में जाना है। इस बार की यात्रा में मेरा मन बहुत खुश है, परंतु न जाने क्यों मन करता है कि धरती पर वापस लौटकर न आऊं, वहीं दूर आकाशगंगा का एक हिस्सा बनकर रहूं। परंतु ऐसा करना असंभव है। यदि किसी दुर्घटनावश मेरी मृत्यु हो जाए, तो हैरिसन मेरी अस्थियों की राख को हिमालय पर्वत पर बिखेर देना। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, पासाडेना, कैलिफोर्निया द्वारा आग्रह किया गया कि इन 7 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर 7 विशाल उल्काओं का नामकरण किया जाए। उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। नासा ने इसकी घोषणा 6 अगस्त सन 2003 को की गई। उन्होंने 7 बड़ी उल्काओं का नाम इन मृत अंतरिक्ष यात्रियों के नाम पर रखकर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। अब ये यात्री वास्तव में सितारे बन गए। कल्पना चावला भी इन सितारों में ही बसना चाहता थी।
अब यह सातों उल्काएं अनंतकाल तक अंतरिक्ष में ही विचरण करती रहेंगी। अमेरिका ने कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने को बहुत गंभीरता से लिया। इस जांच पर अमेरिकी सरकार अब तक कई डॉलर खर्च चुकी है। यान के मलबे को एकत्र करके सभी तथ्यों की खोज की गई। इस हादसे की जांच के लिए 13 विशेषज्ञों की सहायता ली गई और उन्होंने सरकार को अपनी रिपोर्ट भी दी थी। नासा की ओर से भी जांच में पूरा सहयोग दिया गया था। इसके अलावा प्रशिक्षणों से ज्ञात करने की कोशिश की गई कि कोलंबिया यान के बाने पंख से टकराने पर फोम में सुराख होना संभव था, जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। नासा द्वारा पूर्वी टेक्सास और लुसियाना के जंगलों से कोलंबिया के 84,000 बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें जोड़ने में लगभग $2 करोड़ खर्च किए। अमेरिका ने भी काफी धनराशि दी। सभी संबंधित लोग अपनी ओर से सुरक्षित यात्रा के लिए सुझाव देने में लगे हुए थे, जिससे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कल्पना चावला की मृत्यु के बाद उनकी स्मृतियों को ताज़ा रखने के लिए भारत सरकार ने अपने मौसम विज्ञान उपग्रह के प्रथम मेटसैट के नाम में परिवर्तन करने की घोषणा की। अब इस उपग्रह का नाम कल्पना प्रथम रखा गया है। इतना ही नहीं, इस श्रृंखला के आगामी सभी उपग्रहों के नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखे जाएंगे। 1 फरवरी का दिन कल्पना चावला की स्मृति के रूप में हमेशा मनाया जाएगा। कल्पना चावला की मृत्यु के बाद मार्च महीने में उनके पति हैरिसन और अमेरिकी नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर सुनीता विलियम्स, जो कल्पना की अभिरक्षक भी थीं, भारत आए। उनके साथ 2 और भी महिलाएं थीं। ये सभी लोग भारत पहुंचकर उन सभी स्थानों पर गए जहां कल्पना चावला का बचपन बीता था। उन स्थानों पर जाकर उनकी आंखें नम हो जाती थी। उन्होंने अपनी इस यात्रा के अनुभवों को बताते हुए कहा, मैं कल्पना के सभी प्रिय स्थानों पर गया। कल्पना तो बहुत पहले ही भारत आना चाहती थी, परंतु परिस्थितिवश वह भारत आना चाहते हुए भी न आ सकी। उनकी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनकी राख को हिमालय पर्वत या उवाह के नेशनल पार्क अमेरिका में बिखेर दिया जाए। उनकी इच्छा तो पूरी हो गई और अब वह एक सितारा बनकर आकाश में चमक रही हैं। हैरिसन ने 27 मार्च सन 2003 में आज तक टीवी चैनल को भेंटवार्ता में कहा था, इस अभियान के बाद कल्पना भारत वापस आने का कार्यक्रम बना चुकी थी। अब मैं अकेला ही भारत आया हूं। मैं भारत में उन सभी स्थानों पर गया जिन जिन स्थानों पर जाने की कल्पना ने योजना बनाई थी। कल्पना चावला अपने जीवनकाल में जिस सम्मान को पाने की हकदार थी, हम भारतवासियों ने उन्हें उनके जीवनकाल में नहीं दिया। कल्पना की मृत्यु के बाद हिमगिरी छात्रावास का नाम कल्पना छात्रावास चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रखा गया। कल्पना चावला इसी छात्रावास में अध्ययन के समय रहा करती थी। कल्पना चावला ने अपनी दूसरी यात्रा में जाने से पूर्व अंतरिक्ष जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा था, हर पल हमारी जिंदगी प्रशिक्षण में ही बीतती है। हमें सोते, उठते और बैठते हुए अपने अगले मिशन की तैयारी की रूपरेखा तैयार करते रहना पड़ता है। हमें तो सपने भी अंतरिक्ष यानों के ही आते हैं। हम कई बार सपनों में ही मौत से मिलते रहते हैं। हम जीवन भर मौत और जिंदगी के मध्य संतुलन बनाते हुए अपने मिशन को जारी रखते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री एक पल के लिए भी स्वयं को अंतरिक्ष की काल्पनिक मौत से दूर नहीं रख सकता है। कल्पना चावला की इन्हीं प्रवृत्तियों को जीवित रखने के लिए उनके परिवार ने मोट्स फाउंडेशन की स्थापना की। उनके पति ने इस अवसर पर कहा, इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान युवक और युवतियों को जो धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। विश्व के किसी भी भाग से यहां आवेदन पत्र भेजा जा सकता है। कल्पना चावला ने इंडिया टुडे को दिए अपने अंतिम साक्षात्कार में कहा था, मैंने स्वयं को पृथ्वी के प्रति ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के प्रति एक सेविका के रूप में देखा है।
श्रद्धांजलि। भारत की एक होनहार बेटी कल्पना चावला आज हमारे बीच नहीं है। वह बचपन से ही अंतरिक्ष और सितारों को बहुत ध्यान से देखा करती। उनका सपना था कि वह भी सितारों में जाकर बस जाए। उनकी इच्छा पूरी हुई। आज वह सितारा बनकर आकाश में चमक रही है। उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों द्वारा दी गई मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलियां इस प्रकार हैं। भारत के राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने दुखद घड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को एक पत्र में लिखा था, मुझे भारत के राष्ट्रपति और अंतरिक्ष समुदाय के सदस्य के रूप में कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने और 7 बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक मृत्यु से गहरा सदमा पहुंचा है। दुख की बेला में हम आपके साथ हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हम सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति और आगे बढ़ने का साहस प्रदान करे। राष्ट्रपति ने कल्पना चावला के परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, हम कल्पना को सलाम करते हैं। कल्पना के निधन से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। हम आकाश और उससे भी आगे जाने वाले अभियान को जारी रखेंगे, क्योंकि कल्पना के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को फोन पर कहा था, कल्पना चावला के रूप में आपके देश ने बहादुर और चमकते हुए सितारे को जन्म दिया था। प्रधानमंत्री ने अपने उत्तर में जॉर्ज बुश को कहा, कल्पना चावला अमेरिका और भारत के बीच हो रहे उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में परस्पर सहयोग की प्रतीक थी। इस दुख की घड़ी में अमेरिका और भारत सहभागी हैं। कल्पना चावला की मृत्यु के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने घोषणा की, हरियाणा का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला की स्मृति में एक शैक्षणिक पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति आरंभ की जाएगी। इतना ही नहीं, टेक्सास विश्वविद्यालय, जो अमेरिका में है, उसने अपने छात्रावास के हॉल का नाम कल्पना चावला हॉल रखने की घोषणा करके कल्पना को सम्मानित किया। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय ने एक छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कल्पना को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, कल्पना सहित 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्हें स्मरण करते हुए अंतरिक्ष यात्रा को पहले से अधिक सुरक्षित बनाए रखने के प्रयासों पर बल दिया जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने दुखी मन से कहा, कल्पना ने केवल अपना नाम ही नहीं, देश का गौरव भी बढ़ाया है। उन्होंने विशेषकर महिलाओं के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया है। इजराइल के प्रथम यात्री इलान रेमोन, जिनकी मृत्यु भी कल्पना के साथ हुई थी, उनकी पत्नी ने कल्पना को एक परी की उपाधि दी थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के कस्तूरी रंगन ने कहा था, कल्पना ने एक पूरी पीढ़ी को प्रोत्साहित किया है। निश्चित ही यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने शोक संदेश में कहा, हमारा देश इस दुख की घड़ी में अमेरिका के साथ है। 7 जांबाज वैज्ञानिकों ने देश की शांति, विज्ञान और सभ्यता की उन्नति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, परंतु उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज समस्त विश्व कल्पना की मृत्यु का शोक मना रहा है, परंतु जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं, उनके लिए भी कल्पना उनकी अपनी थी। उनके आकस्मिक निधन पर विश्व स्तब्ध था। वह युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। दोस्तों, ये था कल्पना चावला के जन्म से लेकर उनके अमर हो जाने तक का पूरा जीवन। ये जीवन सभी भारतीय व उनके बच्चों तक पहुंचाए, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में प्रोत्साहन और प्रेरणा मिल सके। हम ऐसे ही और भी फेमस बुक्स और व्यक्तित्व को ऑडियो के रूप में आपके लिए लेकर आएंगे। शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।